स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये दोनों जो हैं ये हैं क्या। हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी शामिल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे आप अपने सामने डायग्राम में देख सकते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें आप आम आंख से नहीं देख सकते, बल्कि इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे जब आप देखें तो आपको नजर आते हैं। यहाँ पे आप ये यूग्लिना देख सकते हैं और ये नीचे जो है ये पैरामीशियम है। अब अगर आप इन दोनों की तरफ देखें, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, जो गदला पानी होता है उसके अंदर आपको ग्रीन ग्रीन सी चीजें नजर आ रही होती हैं। अगर आप उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको ये दोनों नजर आएंगे। अब ये दोनों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये मूवमेंट कैसे करते हैं, इनकी मूवमेंट के लिए इसके अंदर ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे फ्लैजेला कहते हैं, और इसके अंदर पैरामीशियम के अंदर सीलिया मौजूद होता है। ये सीलिया और फ्लैजेला क्या करते हैं, ये इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब अगर हम इन दोनों की मूवमेंट के लिए देख लें कि ये किस तरह से अटैच होते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये सीलिया और फ्लैजेला जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनकी बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसके साथ जो है इसके अंदर ये एम्बेडेड हैं। अब जिस जगह से ये यहाँ पे एम्बेडेड होते हैं इस मेम्ब्रेन वाली जगह पे, वहां पे उसकी उस पार्ट को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इसकी बेसल बॉडी के जरिए अंदर जो है वो धंसे हुए होते हैं या एम्बेडेड होते हैं। यानी कि ये जो इसके अंदर वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं कि ये बेसल बॉडी है। अब ये जो बाहर इसकी एक्सटेंशन निकली है ये मूव किस तरह करते हैं, इनकी मूवमेंट के लिए, इनकी हरकत करने के लिए बीटिंग होती है इसकी। यानी कि ये जो सीलिया है ये बीट होते हैं और ये जो फ्लैजेला है ये बीट होता है, और उसकी वजह से ये दोनों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये मूव करते हैं। और इनकी जो बीटिंग है वो दो किस्म की होती है, एक को हम कहते हैं मेटाक्रोनस और दूसरे को हम कहते हैं सिंक्रोनस। अब सबसे पहले अगर हम मेटाक्रोनस की बात कर लें तो मेटाक्रोनस जो है उसमें क्या होता है, उसमें ये जो सीलिया होते हैं इनके ग्रुप बन जाते हैं। ग्रुप किस तरह से बन जाते हैं, यानी कि ये इस तरह से एक रो इसकी बन जाती है और दूसरी रो इसकी बन जाती है। अब ये जो दोनों रो हैं ये वन बाय वन करके बीट करती हैं, एक बारी ये करती है फिर नेक्स्ट टाइम ये करती है, और उसकी वजह से ये मूव करते हैं। इस किस्म की जो बीटिंग होती है जिसमें एक रो बारी बारी जो है वो बीट करती है उसे कहते हैं कि ये मेटाक्रोनस बीटिंग है। अब अगर हम बात कर लें सिंक्रोनस बीटिंग की, तो सिंक्रोनस बीटिंग में क्या होती है कि तमाम के तमाम ये जो सीलिया हैं ये सारे के सारे एक साथ यानी कि साइमल्टेनियसली बीट करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक रो रुकेगी तो दूसरी बीट करेगी, बल्कि सारे इकट्ठे बीट कर रहे होते हैं, और उनकी बीटिंग की वजह से ये जो पैरामीशियम है ये मूव करना शुरू कर देता है। अब अगर हम इन दोनों की स्ट्रक्चर देख लें कि ये किस तरह से अंदर से नजर आते हैं, तो ये जो हमारे सामने ये डायग्राम है इसमें आप इनकी अंदर की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब अंदर की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें पता है कि इनकी ये बेस पे जो है ये बेसल बॉडी है जिसके जरिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए ये बाहर आए हुए हैं, और ये बेस पे जो है ये बेसल बॉडी है जिसे काइनेटोसोम भी कहा जाता है। अब इस बॉडी के बाहर की अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये एक लॉन्गिट्यूडनल सी लंबी सी चीज जो है वो बाहर आई हुई है, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल सी चीज बाहर आई होती है इस पूरे को आप क्या कहते हैं, इस पूरे को हम कहते हैं एक्सोनिमा। यानी कि ये क्या है, ये एक्सोनिमा है, ये पूरे का पूरा जो है ये एक्सोनिमा है। और इस एक्सोनिमा के अंदर क्या चीज मौजूद है, ये आपको रेड रेड कलर के क्या नजर आ रहे हैं, ये फिब्रिल नजर आ रहे हैं, और यूं के ये लॉन्गिट्यूडनल फिब्रिल हैं इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल फिब्रिल है। यहाँ पे हम देख लेते हैं ये रेड कलर के लॉन्गिट्यूडनल फिब्रिल हैं। इनके लिए एक और टर्मिनोलॉजी, एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है, और वो जो एक और वर्ड है उसे कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। यानी कि इन्हीं को ही माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है। अब अगर आप इसको यहाँ पे काउंट करें, यहाँ पे ये बड़ा करके दिखाया है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो बाहर वाले हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये पेरिफेरल हैं या आउटर माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ये इन्हें यहाँ पे आउटर माइक्रोट्यूब्यूल लिखा गया है। इसी के लिए पेरिफेरल का भी वर्ड इस्तेमाल होता है। इनका नंबर जो है वो 9 है, यानी कि ये 9 होते हैं। आप इन्हें काउंट करके भी देख सकते हैं कि ये 9 है। और सेंटर में आपको ये 2 नजर आ रहे हैं जिसे कहा जाता है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। अब यहाँ पे ये 9 है और ये 2 है, इसका मतलब है कि इसके लिए हम जो वर्ड लिखते हैं वो क्या है कि इनका 9+2 का पैटर्न होता है, यानी कि 9 और 2 मिलके टोटल जो है वो इसके लॉन्गिट्यूड
लॉन्गिट्यूडनल फिब्रिल्स होते हैं। अब इस एक लॉन्गिट्यूडनल फिब्रिल के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको इसके सब फाइबर्स नजर आते हैं। सब फाइबर्स कैसे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर है, अगर हम इसे दोबारा से ड्रॉ करें तो ये हमें इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो नजर आता है। अब इन सब फाइबर्स में आप देख सकते हैं कि अंदर वाला जो है वो पूरा राउंडेड है, लेकिन इसके बाहर वाला जो बना हुआ है वो सी की तरह के हैं। जिस तरह से अल्फाबेट होता है सी, इसी तरह से इनकी भी जो शेप है वो सी शेप्ड है। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि जो सब फाइबर्स में अंदर वाला होता है वो राउंडेड होता है और बाहर वाला जो है वो सी शेप्ड होता है। अब अगर आप इन्हीं अंदर वाले की अगर आप एक और डायग्राम से इसकी स्ट्रक्चर देख लें तो यहाँ पे हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो हमने अपने सामने लाई है, इस डायग्राम में यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये जो अंदर वाले हैं, जो कि इसे हम कहते हैं कि ये डबलेट्स हैं। क्योंकि ये दो हैं इसलिए हम इसे डबलेट्स कहते हैं। और इन दोनों डबलेट्स यानी कि जो एडजेसेंट आसपास वाले डबलेट हैं, इसके अंदर ये आपको वाई शेप की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। और ये क्या है, ये इसके अंदर मौजूद प्रोटीन है। और इस प्रोटीन का क्या नाम है, इसे कहा जाता है डायनियन प्रोटीन। यहाँ पे हम अपने सामने लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये इसकी डायनियन प्रोटीन है, यहाँ पे जो आपको ये नजर आ रही है। इस डायनियन प्रोटीन के अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशंस नजर आ रही होंगी। ये जो है ये इसकी एक्सटेंशंस हैं और इन्हें कहा जाता है रेडियल स्पोक। इस तरह की ये जो पूरी स्ट्रक्चर है जिसमें ये सारा स्ट्रक्चर जो है इन्वॉल्व होता है, ये सीलिया के अंदर भी होता है और फ्लैजेला के अंदर भी होता है। अब अगर हम देखें कि ये इस स्ट्रक्चर के साथ मूवमेंट कैसे करते हैं, यानी कि हरकत कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जो है वो हम फ्लैजेला की बात कर लेते हैं। इस डायग्राम में आपको दोनों की मूवमेंट जो है वो नजर आ रही है, लेकिन पहले जो है वो हम फ्लैजेला की बात कर लेंगे। फ्लैजेला में आप देख सकते हैं कि ये इसके विप लाइक स्ट्रक्चर है और इसकी डायरेक्शन जो है वो इस साइड पे है, यानी कि इस साइड पे ये मूव करता है। लेकिन इस साइड पे जो इसकी मूवमेंट होती है उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोपल्शन ऑफ वाटर होता है, यानी कि वाटर जो है वो भी बाहर आता है। अब वाटर जो इसमें से बाहर आता है, अगर हम उसकी डायरेक्शन की बात करें तो उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है, यानी कि वाटर जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। इस डायरेक्शन में जब वाटर जो है वो प्रोपेल होगा, बाहर निकलेगा, तो फ्लैजेला जो है वो इस साइड पे मूव करेगा। अब अगर हम सीलिया के मूवमेंट की बात करें तो जो सीलियम है उसकी मूवमेंट के लिए मैकेनिज्म जो है वो दो तरीकों से एक्सप्लेन हुए हैं। अगर हम फर्स्ट मैकेनिज्म की बात करें तो हमने कहा था कि इसका नंबर जो है वो कितना था, इनका जो नंबर था वो था 9+2। अब अगर हम इन 9 नंबर की बात कर लें तो इस 9 में से जो है इसके सेट्स बन जाते हैं। और वो सेट्स कौन से बन जाते हैं, एक जो है वो 5 का सेट बन जाता है और दूसरा जो है वो 4 का सेट बन जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो आपको रेड कलर की लाइंस नजर आ रही हैं, ये आपको शो कर रही हैं कि ये 5 लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स जो हैं उनका एक सेट बन गया है। अब ये 5 जो हैं सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले जो 5 होते हैं वो शॉर्टन हो जाते हैं और बेंड हो जाते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेंड हो गए हैं। जब ये बेंड हो जाते हैं तो हम इसे कहते हैं कि ये बेंड होने के बाद शॉर्ट हो गए हैं। और जब 5 बेंड हो जाते हैं तो उसके बाद जो बाकी 4 हैं, अब वो जो 4 थे वो क्या हो गए, वो बेंड हो जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इस तरह से इसके 2 स्ट्रोक्स बन जाते हैं, जिसमें 5 जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और शॉर्ट हुए हैं। उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इसका अफेक्टिव स्ट्रोक है या पावर स्ट्रोक है। और जिसमें इसके 4 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, उसे हम कहते हैं कि ये इसका रिकवरी स्ट्रोक है। और इन दोनों रिकवरी एंड पावर स्ट्रोक की वजह से इसके सेट्स जो हैं वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और बार बार रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से ये सीलिया जो है वो मूव करते हैं। अब यही सीलिया की मूवमेंट के लिए एक और मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन किया गया है, और वो एक और मैकेनिज्म जो है वो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। हमने देखा था कि ये जो इसके डबलेट्स बनते हैं, इसके बीच में जो है ये प्रोटीन मौजूद थी, और ये जो प्रोटीन थी ये कौन सी थी, ये डायनियन प्रोटीन थी। और ये क्योंकि ये प्रोटीन जो है ये आर्म्स की शक्ल में मौजूद है, तो इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, इनके अंदर मौजूद होती हैं डायनियन आर्म्स, यानी कि ये जो है ये इसकी डायनियन आर्म्स हैं जो यहाँ पे इसकी मौजूद हैं। अब ये क्या होता है, इन डायनियन आर्म्स की वजह से ये मूव कर सकते हैं। किस तरह से ये
ये मूव करते हैं कि ये एनर्जी हासिल करते हैं, और एनर्जी वो किस तरह से हासिल कर रहे हैं, वो एनर्जी हासिल कर रहे हैं एटीपी की सूरत में। यानी कि एटीपी क्या है, एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, और जब वो ये एटीपी ले लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इनकी बेंडिंग हो जाती है, और जब ये बेंड होते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, ये वॉक कर सकते हैं। यानी कि पहले ये इस तरह से स्ट्रेट होते हैं, लेकिन जब इनके अंदर एटीपी आ जाता है तब ये बेंड कर जाते हैं, और इस बेंडिंग की वजह से जैसे ही ये बेंड होते हैं तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो मूव कर सकता है, यानी कि उसके अंदर मूवमेंट हो जाती है। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सीलिया और फ्लैजेला की वजह से मूवमेंट करते हैं, जिसके बारे में आज हमने स्टडी किया है।